हाँ जी, लेट अस कंटिन्यू विद द अचीवमेंट्स। सो कॉमन एग्रीकल्चरल पॉलिसी जो है उससे विद इन EU आप एक कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाएंगे तो अपने EU में मेंबर कंट्रीज़ पर आप रिस्ट्रिक्शंस इंपोर्ट पे एक्सपोर्ट पे नहीं रखेंगे, लेकिन नॉन EU मेंबर कंट्रीज़ के से इम्पोर्ट पे या नॉन EU मेंबर कंट्रीज़ के ऐसे जो आपको इम्पोर्ट आएगा यानी कि वो एक्सपोर्ट करेंगे आपको, तो उस पर आप टैरिफ लगा सकते हैं ताकि वहाँ का प्रोडक्ट महंगा हो जाए तो अपने ट्रेड को आप जो है वो बढ़ा सकते हैं। दस कॉमन एग्रीकल्चरल पॉलिसी जो है वो यूरोपियन यूनियन को एक सेल्फ सफिशिएंट एग्रीकल्चरल सेक्टर की तरफ ले जाती है। कॉमन फिशरीज पॉलिसी नेक्स्ट इज कॉमन फिशरीज पॉलिसीज जो है इट इज़ असेंशियल बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू मार्केटिंग ऑफ फ्रेश फ्रोजन एंड प्रिजर्व्ड फिश। Okay, so it made provisions related to equal access to fishing area for all EU countries, offshore fishing facilities and common marketing standards. So common fishery policy में आपका common जैसे ISO standards हो गए, marketing strategies हो गई, facilities जो है वो common हो गई, तो उसे uniformity जो है वो आती है और वर्ल्ड मार्केट में आपका एक EU का पर्टिकुलर ब्रांड सेटअप होता है। नेक्स्ट फिफ्थ इज कॉमन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी। द ट्रीटी ऑफ रोम हैड laid down the adoption of common transport policy by all members of European Union. Such a uniform policy was considered desirable for ensuring unrestricted movement within the common market. ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि ट्रांसपोर्टेशन की कॉमन पॉलिसी होने से कोई भी प्रतिबंध नहीं रहेगा ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम पे। ठीक है, और EU ने जो है सक्सेसफुली जितने भी ऑब्स्टेकल्स थे ट्रांसपोर्ट पर, एंट्री कंट्रोल्स थे, रेट कंट्रोल्स थे या इंफ्रास्ट्रक्चरल प्राइसिंग पॉलिसी जो भी थी, उन सबको जो है वो रिजॉल्व किया और एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया है। मूवमेंट ऑफ फैक्टर्स, अ कंसिडरेबल प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड बाय EU इन इंश्योरिंग फ्री मूवमेंट ऑफ वर्कर्स, कैपिटल एंड सर्विसेज। एक कंट्री की तरह फ्रॉम वन मेंबर कंट्री टू अनदर मेंबर कंट्री जो है विदाउट रिस्ट्रिक्शंस जो है वो, देयर इज़ नॉट ओनली फ्री मूवमेंट ऑफ वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज विदाउट वीज़ा, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी परमिशन. Families can move on daily basis and come back and even reside. They also have equal rights to work and social security. They are subject to same taxation as is applicable to the nationals of that country. तो टैक्स सिस्टम भी सेम रहेगा, सिक्योरिटी मेजर्स भी ठीक रहेंगे, तो इक्वल एंड फेयर ट्रीटमेंट हो जाएगा. नंबर 7 इज इंटीग्रेटेड रीजनल डेवलपमेंट पॉलिसी. एक एकीकृत क्षेत्रीय विकास नीति जो है वो बनाई. तो EU एक रीजन की तरह, एक कंट्री की तरह मान लीजिए डेवलप होगा, जिससे कि जो डेवलपमेंट असिस्टेंस है वो उसे ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी. जो IMF वर्ल्ड बैंक है वो भी यूरोपियन यूनियन के डिफरेंट मेंबर कंट्रीज़ को इकट्ठा एक एज EU मेंबर EU की तरह देख सकता है. रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट, द एक्सपैंडेड मार्केट, यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी, अडॉप्शन ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट इनफ्लो हैज़ ब्रॉट अबाउट अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी. इनकी EU जब एक कंट्री की तरह बिहेव करेगा, एक कॉमन ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चरल, कमर्शियल पॉलिसीज़ होंगी, तो उससे क्या होगा, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन हुआ, इन्वेस्टमेंट का फ्री फ्लो, लोगों का फ्री फ्लो, कमोडिटीज़ का. सो दैट हैज़ लेड टू more production efficiency, competitiveness and more generation of employment, and even the average income has increased. And number 9 is common social policy. एक सामाजिक नीति जो है वो भी सेम हो जाए. और जो कॉमन सोशल पॉलिसी है उसमें 12 प्रिंसिपल्स हैं. किससे रिलेटेड है ये? राइट्स ऑफ वर्कर्स एंड सोशल जस्टिस. Okay, out of them member countries have adopted the principles of right to work, right to live and work at the same wages and working conditions in another state. इनकी अपनी आप जर्मनी में हैं, जर्मन है तो फ्रांस में जाएं या दूसरी कंट्री में जाएं तो आपको सिमिलर ही राइट टू वर्क, लिव एंड सेम वेजेस जो है, वर्किंग कंडीशन सेम मिलेंगी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कानूनन तौर पर, और रेगुलेशन ऑफ मैक्सिमम 48 वर्किंग आवर्स अ वीक रहेगा, प्रोटेक्शन ऑफ पेंशन रहेगा, अदर सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स जो है वो रहेंगे, यानी कि आप अपनी कंट्री में रहें या दूसरी कंट्री में जाएं. देन इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन सबसे इंपॉर्टेंट है ये.
क्योंकि इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी जो चेंजेस हैं, फ्लक्चुएशंस हैं, अपहेवल्स हैं, दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड दे डिस्टर्ब ऑल द इंटरनल पॉलिसीज. सो इसलिए इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन जो है उसका पर्पस क्या था? टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट ऑफ द करेंसीज ऑफ कंट्रीज ऑफ द EU के जो 27 मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके आपस में एक्सचेंज रेट जो है वो स्टेबल रहे. तो एक जिसको कहा गया द प्रोसीजर लेड डाउन वॉज टर्म्ड एज यूरोपियन करंट स्नेक प्रोसीजर, अंडर विच क्या नाम दिया? करंट यूरोपियन करंट स्नेक प्रोसीजर. और इस प्रोसीजर में ईच करेंसी इन द सिस्टम वुड फ्लक्चुएट ओनली बिटवीन +-2.5% अगेंस्ट एनी अदर करेंसी. यानी कि उसकी एक तरह से जो फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज की तरह के बीच में कर दिया कि अगर फ्लक्चुएशन होगी तो +-2.5% से ज़्यादा नहीं होगी. ठीक है. दिस लिमिट अप्लाइड इन केस ऑफ करेंसीज ऑफ फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, वेस्ट जर्मनी था, बेल्जियम, डेनमार्क एंड आयरलैंड. द इटालियन लायरा वाज अलाउड टू फ्लक्चुएट बिटवीन +-6%. द अदर मेंबर्स ऑफ EU आर नॉट मेंबर्स ऑफ दिस मॉनेटरी सिस्टम. तो जो मेंबर कंट्रीज हैं उन पे ये रूल जो है वो अप्लाई होगा. ठीक है. और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने एक कॉमन करेंसी यूरो को जो है वो डिज़ाइन कर लिया. यूरो के बारे में देखते हैं. द अर्लियर एडहॉक अरेंजमेंट गेव वे टू मोर परमानेंट एंड स्टेबल अरेंजमेंट ऑन जनवरी 1, 1999. तो जब से यूरोपियन यूनियन बना, यानी कि EC यूरोपियन कॉमन मार्केट को EU में कन्वर्ट किया गया, तो वो डिफरेंट करेंसीज का आपस में फिक्स्ड और फ्लैक्सिबल के बीच में आपको बताया +-2.5 और इटली को लेके +-6% था. लेकिन उसके बाद जो है 1 जनवरी 1999 को आपका यूरो इंट्रोड्यूस हो गया, जिसमें से 15 में से 11 लोगों ने 11 कंट्रीज़ ने सिंगल करेंसी टर्म्ड एज यूरो अडॉप्ट कर ली, जिसमें कि ब्रिटेन, डेनमार्क, ग्रीस एंड स्वीडन ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया. ब्रिटेन, डेनमार्क, ग्रीस एंड स्वीडन ने एक्सेप्ट नहीं किया. और द कंट्रीज इंक्लूडेड इन यूरो जोन, तो जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया वो यूरो जोन बन गए. ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, पुर्तगाल एंड स्पेन. तो प्रेजेंटली 19 मेंबर कंट्रीज़ हैं यूरो जोन में. तो यूरो जोन छोटा है EU से एक तरह से, है ना. EU के मेंबर कंट्रीज़ हैं, लेकिन जो एक्सेप्ट कर लेते हैं यूरो करेंसी को लागू होना, तो वो यूरो जोन में आ जाते हैं. ऑल्दो बैंकिंग एंड ट्रेडिंग ट्रांजेक्शंस हैड कमेंस्ड इन यूरो सिंस जनवरी 1, 1999, लेकिन जो सर्कुलेशन ऑफ द यूरो बैंक नोट्स एंड कॉइन जो है वो जनवरी 1, 2002 में स्टार्ट हुआ. ठीक है. और इसी तरीके से जो मेंबर स्टेट्स हैं उन्होंने विड्रॉल ऑफ नेशनल करेंसीज विच वर स्टिल लीगल टेंडर, अपनी करेंसीज का विड्रॉ करना शुरू कर दिया जो कि अभी भी लीगल टेंडर हैं, और उसकी डेडलाइन जो है वो सेट करी, और उस डेडलाइन के बाद वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगी. द इंटरनल रेट ऑफ कन्वर्जन बिटवीन यूरो एंड नेशनल करेंसीज ऑफ द पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स वाज फिक्स्ड एट द लेवल ऑफ कन्वर्जन हैड बीन टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन जनवरी 1, 1999 टू 30 जून 2002. ठीक है. तो जैसे जर्मनी की जो करेंसी है उसको यूरो में किस रेट पे बदला जाए, या फ्रांस की, या क्रोएशिया की, या स्पेन की, या पुर्तगाल की कैसे बदला जाए, तो वो जो रूल 99 से 2002 तक रहा उसी के बेसिस पे जो वो चेंज किया जाएगा. क्या तो एक तरह से एक सिंगल करेंसी के रूप में आ गया, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप था कि 27 में से 19 कंट्रीज़ की एक करेंसी हो गई. तो एक फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी इंटीग्रेशन जिसको हम कहेंगे, जिसमें इन 19 कंट्रीज़ की पॉपुलेशन 455 मिलियन और GDP अमाउंटिंग टू 9.71 ट्रिलियन ऑफ यूरो यूनिट्स जो है वो हो गया. अब देख लेते हैं सिंगल करेंसी होने से क्या इम्प्लीकेशंस रही. नंबर 1 इज़ द इन्वेस्टर्स विल derive substantial gains in the form of low transaction cost. आपको कन्वर्ट नहीं करना है, कंपटीशन ज़्यादा हो गया, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा हो गई, स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस ज़्यादा हो गई, तो जो एक एक्सचेंज रेट इंस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम थी वो ऑटोमेटिकली दूर हो गई. तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट और करेंसी हो गई. सेकेंड, द कंज्यूमर्स विल बी बेनिफिटेड बाय द सिंगल करेंसी. ठीक है. इंटरनेशनल मार्केट में आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई, उनको भी कन्वर्ट नहीं करना है. Third, there will be benefit for the commercial and industrial enterprises on account of ease of outsourcing, mergers and takeovers.
इसके साथ साथ जो आपके कमर्शियल बिजनेस लेवल पे जो बैंक्स का, कंपनीज का मर्जर, टेक ओवर या रिलोकेशन होगा, या एक जो मल्टीनेशनल कंपनीज एक जगह से दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करेंगी, तो वो सब जो ट्रांजेक्शन की प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो गई. द क्रिएशन ऑफ अ सिंगल करेंसी बाय द यूरोपियन यूनियन विल कंटिन्यू, विल इकोनॉमाइज इन अ लार्ज मेजर द कॉस्ट ऑफ हेजिंग अगेंस्ट द एक्सचेंज रेट रिस्क. तो हेजिंग की ज़रूरत कम हो. हेजिंग क्या होता है कि प्रेजेंट में आप एग्रीमेंट कर लेते हैं फ्यूचर एक्सचेंज रेट को लेके, ठीक है, तो वो रिस्क सारे जो है वो कवर हो गए. तो इस तरीके से यूरो जो है उसका एक सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग करेंसी बन गया यूएस के बाद. ठीक है, तो इसका मतलब कि पहले सिर्फ यूएस ही की मोनोपोली थी, डिफरेंट कंट्रीज़ को यूएस डॉलर में ही कन्वर्ट करना था, एक तरह से अनऑफिशियल करेंसी थी वो वर्ल्ड की. और लेकिन अब यूरोपियन यूनियन के EU के जो है वो यूरो आने से एक चैलेंज हो जाता है, एक सब्स्टिट्यूट मिल जाता है यूएस के अगेंस्ट. ठीक है, तो इसलिए यूएस डॉलर की जो डोमिनेंस है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू होगी, और स्टेबिलिटी जो है वो इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट में, इंटरनेशनल लिक्विडिटी की प्रॉब्लम्स भी हम कह सकते हैं कुछ हद तक सॉल्व